बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्लास 10, चैप्टर नंबर 9, केमिकल इक्विलिब्रियम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम इस टॉपिक का नाम है और हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब कभी ये केमिकल चेंज होती है तो केमिकल रिएक्शन होता है। आप देखते हैं कि सराउंडिंग में रस्ट कैसे लगता है आयरन को, तो जब वो उसका कलर चेंज होता है तो वो केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह के कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और रिएक्ट करने वाली चीज़ें जो नई चीज़ें बनाती हैं, सब्सटेंसेस बनाती हैं, वो प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स हैं जो मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट अमोनिया बना रहे हैं। नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। ये जो 2 है NH3 से पहले लगा है, ये हमने बैलेंस करने के लिए लगाया है। और उधर भी H2 से पहले 3 जो लगाया है, ये कोएफिशिएंट हैं, इंटीजर भी कहते हैं। ये भी हमने नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के बैलेंस करने के लिए लगाया है। अब केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक इरिवर्सिबल, एक रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बना पाते, दोबारा मिलकर प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ नहीं जा पाते, इन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और इसे सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन की, मैग्नीशियम Mg गैसियस फॉर्म में और हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों रिएक्ट करते हैं सिंगल एरो, जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये वो रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल है, यानी इनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स की तरफ नहीं जा पाएंगे। ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब कभी एक केमिकल चेंज होती है तो केमिकल रिएक्शन होता है। एक केमिकल रिएक्शन हम देख लेते हैं और इसमें देख रहे हैं सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और उन्हें रिएक्ट, अभी हमने इरिवर्सिबल रिएक्शंस देखा। अब हम देखने लगे हैं कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट्स बना देते हैं। और ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल कहते हैं। हाइड्रोजन एंड आयोडीन, यानी H2 गैसियस फॉर्म में और आयोडीन भी गैसियस फॉर्म में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाती है। ये डबल एरो शो किया जा रहा है इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन आयोडीन के दरमियान होने वाले रिएक्शन में ये डबल एरो रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है। इसी तरह केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक ऐसी स्टेट आती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, और कंसनट्रेशन जो होती हैं इस केमिकल रिएक्शन में फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो सेम रहती, चेंज नहीं हो पाती। जैसा कि A+B रिवर्सिबल रिएक्शन C+D, ये A और B क्या है, कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं जो रिएक्ट करके C एंड D प्रोडक्ट्स बना पाते हैं। और इसमें चाहे A एंड B मिलकर फॉरवर्ड रिएक्शन चला लें, C एंड D मिलकर रिवर्स रिएक्शन चला लें, इनमें होने वाले जो सब्सटेंस होंगे हिस्सा लेने वाले, उनकी अमाउंट्स क्या रहेंगी, सेम रहेगी। इसे केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, और रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसमें प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ़्ट टू राइट चलता है और रिवर्स रिएक्शन इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, वेरी फास्ट होता है। और फॉरवर्ड रिएक्शन में इनिशियल स्टेज में फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और आस्ता आस्ता स्लो होता है।
और रिवर्स रिएक्शन शुरू में स्लो होता है और आहिस्ता आहिस्ता इसकी अमाउंट जो है सब्सटेंस की नेग्लिजिबल होना शुरू होती है, यानी ना होने के बराबर। द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन इन 1864 में 2 नॉर्वेजियन केमिस्ट थे, गुलबर्ग एंड पीटर वेट। इन्होंने ये लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया था और इसमें ये केमिकल रिएक्शन को लेके जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं उनमें हम सब्सटेंस को रिएक्ट करवाते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में, और उनकी स्पीड को ऑब्जर्व करते हैं, रेट को देखते हैं रिएक्शन को। तो एक जनरल रिएक्शन है A+B और रिवर्सिबल रिएक्शन C+B। ये कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं। A एंड B फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो चलाते हैं और C एंड D रिवर्स रिएक्शन। अब इनकी जो अब कंसंट्रेशन होगी उन्हें एक्टिव मास कहेंगे और एक्टिव मास को मोल पर डेसीमीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है, A एंड B रिएक्ट कर रहे हैं, C एंड D बना रहे हैं। ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर C एंड D रिएक्ट करें तो A एंड D बनाएंगे, ये रिवर्स रिएक्शन होगा। सपोज A, B, C एंड D ये मोलर कंसंट्रेशन है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इनका यूनिट है। जब आप इनको सब्सटेंस को लिखेंगे एक्टिव मास की फॉर्म में तो ब्रैकेट में लिखेंगे और इनके यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब होंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक फॉरवर्ड एक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास A एक्टिव मास B। इसका मतलब है कि A एंड B सब्सटेंस पर डिपेंड करेगा फॉरवर्ड एक्शन का रेट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह फॉरवर्ड एक्शन का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आ जाएगा Kf। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास C एक्टिव मास B और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की आ जाएगा Kr, रिवर्स रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो यहाँ रिवर्स रिएक्शन में C एंड D सब्सटेंस होंगे जिन पर डिपेंड करेगा रिवर्स रिएक्शन की स्पीड और रेट। अगर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम से एक्सप्रेशन बनाएं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के इक्वल होता है। यहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट का एक्सप्रेशन पुट कर देंगे और रिवर्स रिएक्शन का एक्सप्रेशन पुट कर देंगे। अब दो कांस्टेंट लेफ्ट और राइट साइड पे Kf और Kr ये दोनों को डिवाइड हो जाएंगे और सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे C एंड D एंड B एक दूसरे के साथ डिवाइड हो जाएंगे। अब दो कांस्टेंट को इकट्ठा कर लें Kf एंड और Kr को। अगर दो कांस्टेंट एक जगह इकट्ठे आ जाएं तो वहाँ पे एक नया कांस्टेंट हम पुट कर देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन को, रिलेशनशिप को एक्टिव मास रिएक्शन के और प्रोडक्ट के। लास्ट जो एग्जांपल हमने ली कैपिटल A प्लस कैपिटल B वाली, बहुत ही जनरल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन था, उसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे। यहाँ पर इस रिएक्शन में स्मॉल a कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B रिवर्सिबल रिएक्शन स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। ये जो स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d आया हुआ है ये सब्सटेंस के साथ, ये नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में। तो ये भी लॉ ऑफ मास एक्शन की ही डेरिवेशन है, इसमें भी वैसे ही करेंगे, बस आपने नंबर ऑफ मोल्स को रेट टू पावर कोएफिशिएंट में ले लेना। रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन अगर आपने एक्सप्रेशन बनाना है तो फॉरवर्ड एक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपिटल A और उसके नंबर ऑफ मोल्स एक्टिव मास के साथ रेट टू पावर कोएफिशिएंट में आ जाएंगे, और इसी तरह कैपिटल B एक्टिव मास और इसके नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल b की फॉर्म में रेट टू पावर कोएफिशिएंट में आ जाएंगे। इसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Kf आएगा, जिस तरह आपने प्रीवियस एग्जांपल में लिया। और जब आप रिवर्स रिएक्शन का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक, वो भी हम आगे देखते हैं। अभी हम फॉरवर्ड एक्शन का एक्सप्रेशन देख रहे थे। रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन जैसे हमने बनाया ऐसी ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्टिव मास C और उसके नंबर ऑफ मोल्स रेट टू पावर कोएफिशिएंट में आ रहे हैं स्मॉल c की फॉर्म में, और कैपिटल D एक्टिव मास और उसके नंबर ऑफ मोल्स रेट टू पावर कोएफिशिएंट स्मॉल d की फॉर्म में आ रहे हैं।
यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट में। वो डिपेंड करेगा केमिकल रिएक्शन में कौन से सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं और उनके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, वो आपके ये ब्रैकेट के बाहर आ जाए। के आर यहाँ रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। उस डायनामिक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में हम अब लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यहाँ दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे, फॉरवर्ड के और रिवर्स के। और फॉरवर्ड रिएक्शन का हमने एक्सप्रेशन ऊपर बनाया था के एफ एक्टिव में ए स्मॉल एक एक्टिव में बी स्मॉल बी और इक्वल टू के आर रिवर्स रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एक्टिव में सी और उसका जो नंबर ऑफ मोल्स है स्मॉल सी आएगा और कैपिटल डी के साथ स्मॉल डी आएगा। यहाँ या कैपिटल सी के साथ ऊपर एक्टिव मैथ के साथ इस पावर क्वेश्चन में स्मॉल सी लिखना है और डी कैपिटल डी के साथ स्मॉल डी। फिर आप दोनों कांस्टेंट को आप एक जगह ले लेंगे के एफ ओवर के आर और उनके सब्सटेंस भी सामने आ जाएंगे, कैपिटल सी कैपिटल डी और कैपिटल ए कैपिटल बी विद नंबर ऑफ मोल। अब जहाँ दो कांस्टेंट इकट्ठे आ जाएं, मैंने कहा था एक नया कांस्टेंट हम यहाँ लगाएंगे, एक कांस्टेंट लगा देते हैं के सी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जहाँ के सी आता है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की एक्टिव मैसेज की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम इस टॉपिक का नाम है और हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हेन एवर अ केमिकल चेंज अकर, जब कभी ये केमिकल चेंज होती है तो केमिकल रिएक्शन होता है। आप देखते हैं कि सराउंडिंग में रस्ट कैसे लगता है आयरन को, तो जब वो उसका कलर चेंज होता है तो वो केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। तो इस तरह के कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें आपस में रिएक्ट करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। और रिएक्ट करने वाली चीज़ें जो नई चीज़ें बनाती हैं, सब्सटेंसेस बनाती हैं, वो प्रोडक्ट्स होती हैं। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन रिएक्टेंट्स हैं जो मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट अमोनिया बना रहे हैं। नाइट्रोजन N2 हाइड्रोजन H2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। ये जो 2 है NH3 से पहले लगा है, ये हमने बैलेंस करने के लिए लगाया है। और उधर भी H2 से पहले 3 जो लगाया है ये कोएफिशिएंट हैं, इंटीजर भी कहते हैं, ये भी हमने नंबर ऑफ एटम नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के बैलेंस करने के लिए लगाया है। अब केमिकल रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक इरिवर्सिबल एक रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिनमें प्रोडक्ट्स डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट, रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट नहीं बना पाते, दोबारा मिलकर प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ नहीं जा पाते, इन्हें रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं और इसे सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन की, मैग्नीशियम Mg गैसियस फॉर्म में और हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में, ये दोनों रिएक्ट करते हैं सिंगल एरो जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है एक्वस फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये वो रिएक्शन है जो इरिवर्सिबल है, यानी इनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स की तरफ नहीं जा पाएंगे। ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल कहते हैं।
अभी हम डिस्कस कर रहे थे केओसी और केसी की कंपैरिजन वैल्यूज़ का, जिसकी मदद से हम रिएक्शंस की डायरेक्शन की डिटर्मिनेशन आसानी से पता चल सकता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा या फॉरवर्ड चलेगा या रिवर्स चलेगा। अब हम केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू से एक रिएक्शन की हद का भी पता चला सकते हैं कि रिएक्शन की जो एक्सटेंट लिमिट है उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस वक़्त जो है वो रिएक्शन प्रोडक्ट में कितने कन्वर्ट होंगे और रिएक्शन जो है वो किस तरफ जो है वो प्रोसीड कर सकता है, कंप्लीशन की तरफ कि इनकम्प्लीशन की तरफ। फर्स्ट पॉइंट है लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, सेकंड है स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, और लास्ट सी है मॉडरेट वैल्यू ऑफ केसी, नॉट लार्ज नॉट स्मॉल। फर्स्ट लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू केसी जो है ये इंडिकेट कर रही है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है रिएक्शन की, रिएक्शन मिक्सचर की, इसमें तमाम प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्शन कहाँ होने के बराबर है, नेगलिजिबल है। रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है ऑक्सीडाइज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने इस रिएक्शन की 1000 केल्विन पर केसी 2 = 2.2 × 10⁻²2, ये वैल्यू जो है बहुत लार्ज है, इसके ऊपर 10⁻22 नंबर बता रहा है डिजिट, जो कि केसी की लार्ज वैल्यू को शो कर रहा है। और इसमें आप प्रोडक्ट्स ही बन पाए हैं और रिएक्टेंट्स जो है वो एंड हो चुके हैं, ये कंप्लीशन को शो कर रहा है रिएक्शन में। और स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू केसी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है अमोनिया की डिकम्पोजिशन से बने हैं और इसमें केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू 3.0 × 10⁻⁹ तो ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, जो कि ये शो कर रही है कि थोड़ी सी ही अमाउंट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है और रिएक्टेंट से रिएक्टेंट है प्रोडक्ट नेगलिजिबल है और रिएक्शन जो है वो कंप्लीशन की तरफ नहीं जा सका। लास्ट है कि आप केस एक रिएक्शन है N2O4 2NO2, ये एक रिएक्शन है KC = 0.211, ये न्यूमेरिकल वैल्यू केसी की शो कर रही है कि ये इक्वल है, रिएक्टेंट्स की भी अमाउंट इक्वल है, प्रोडक्ट्स की भी अमाउंट इक्वल है, कंपेरेबल मीन इक्वल है, और रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में जा चुका है, अटेन कर चुका है। प्रिडिक्शन एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यू केसी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है कि अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू केसी हो, जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और 1000 टेम्परेचर केल्विन पर, और केसी की वैल्यू 2.2 है × 10⁻22 है। अगर इस वैल्यू को हम देखें तो इसमें ये वैल्यू हमें डिटरमाइन करने में मदद दे रही है कि ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स जो है वो बन चुके हैं, रिएक्शन ना होने के अब पीछे बराबर हैं और रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा चुका है। और स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू केसी में ये बताया जा रहा है कि केसी की वैल्यू इसमें 3.0 × 10⁻⁹ है, अमोनिया की डिकम्पोजिशन हो रही है और इसमें प्रोडक्ट्स ही थोड़े ही बन पाए हैं और रिएक्शन प्रोडक्ट्स नेगलिजिबल है और रिएक्शंस अभी कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए और रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया। और लास्ट वन जिसमें केसी की वैल्यू मॉडरेट है, यानी इक्वल अमाउंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, और जो केसी की वैल्यू 0.211 है, जो कि ये शो करती है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, एक बैलेंस स्टेट में है, इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये 3 रिएक्शंस लिए हुए हैं ABC बैलेंस इक्वेशन की फॉर्म में, NO2 रिवर्सिबल रिएक्शन N2O4। अब इसमें आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो कैसे करेंगे? ये हमारे पास सोल्यूशन भी इसका है, एक स्मॉल a जो है वो सोल्यूशन लिखा हुआ आंसर के साथ कि पहले एक रिएक्शन आपको गिवन आएगा और आप उसके एक्सप्रेशन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट लिखेंगे, RH = KF किम एस NO2, और उसका जो NO2 के साथ 2 हैं रिएक्टेंट में वो आप रेज़ टू पावर कोएफिशिएंट में लिख लेंगे, वो स्मॉल a स्मॉल b की तरह जो आपने ड्राइव किया पीछे एग्जांपल 2, कैपिटल A और B वाली और स्मॉल a स्मॉल कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B वाली, उसी तरह एक्सप्रेशन आपके
ये आ रहे हैं फॉरवर्ड के और रिवर्स के। रिवर्स रिएक्शन को N2O4 चला रहा है, तो ये N2O4 के साथ कोई नंबर ऑफ मोल्स नहीं है केमिकल रिएक्शन में, तो उसका कोई रेसिप्रोकल कोएफिशिएंट नहीं आएगा। ये एक्टिव मास की फॉर्म में ब्रैकेट लगा के लिख दिया जाए। तो आर एफ और आर कैपिटल आर और एफ और कैपिटल आर स्मॉल आर जो है ये फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन के कांस्टेंट है। इनकी जगह केसी आ जाएगा। केसी जब आप लिखते हैं प्रोडक्ट N2O4 ऊपर आ जाते हैं और रिएक्टेंट नीचे आ जाते हैं। जैसे आपने ये ए पार्ट किया है, बी पार्ट भी केमिकल रिएक्शन को देखकर आपने ऐसे ही करना है, और सी पार्ट भी केमिकल रिएक्शन को देख के आपने ऐसे ही करना है। फॉरवर्ड रिएक्शन का पहले रेट लिखना है रिएक्टेंट को देख के, और फिर रिवर्स रिएक्शन का रेट लिखना है प्रोडक्ट को देखकर, क्योंकि रिएक्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन चला रहे हैं और प्रोडक्ट रिवर्स रिएक्शन चला रहे हैं। फिर केसी आपने पुट कर देना है, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। थैंक यू।